दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो आपके ऑप्शन है क स्कंदगुप्त, ख समुद्रगुप्त, ग चंद्रगुप्त द्वितीय, घ कुमारगुप्त। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको जानकारी दे चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईसा तक था, अर्थात उसने 40 वर्षों तक शासन किया तथा उसके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। वाकाटाकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटाक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करा दिया। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की, वाकाटाकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है क चंद्रगुप्त प्रथम, ख चंद्रगुप्त द्वितीय, ग समुद्रगुप्त, घ कुमारगुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों क चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंशावली के पहला स्वतंत्र शासक था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। पुराणों तथा हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य भी प्राप्त कर लिया। तो प्रश्न नंबर 3 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? आपके ऑप्शन है क सोना, ख चांदी, ग तांबा, घ लोहा। तो सही जवाब है दोस्तों का सोना। सोना या स्वर्ण अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। यह आवर्ती सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल के प्रथम अंतर्वर्ती समूह अर्थात ट्रांजिशन ग्रुप में आती है तथा इसे ताम्र तथा रजत के साथ रखा गया है। इसका केवल एक स्थिर समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप द्रव्यमान 197 प्राप्त है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सोना एक धातु एवं एक तत्व है। शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है जो कि बहुत ही आकर्षक रंग है। यह धातु बहुत कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती रही है। तो चौथा प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन है क समुद्रगुप्त, ख स्कंदगुप्त, ग विक्रमादित्य, घ राणागुप्त। तो सही जवाब है दोस्तों ग विक्रमादित्य। विद्वानों को इसमें संदेह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? आपके ऑप्शन है क मौर्यों के, ख नंदों के, ग गुप्तों के, घ चोलों के। तो सही जवाब है दोस्तों ग गुप्तों के। इतिहासकारों का यह मानना है कि अगर किसी देश का इतिहास जानना है तो उसके
तत्कालीन सिक्कों का प्रचलन देखना चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाले गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता है। गुप्त वंश के सिक्के बहुमूल्य धातु जैसे सोने और चांदी के अलावा शीशे के बने होते थे। गुप्त वंश में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अधिक था। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा में कलात्मकता का भी आधिक्य था। उस समय जारी की गई मुद्रा को दिनार कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने कला प्रेमी व धार्मिक रूप को भी सिक्कों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए और यज्ञ करते हुए भी दिखाया गया है। कुमारगुप्त ने भी स्वयं को एक अच्छे शिकारी व क्षत्रिय के रूप में भी सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके लिए कहीं चीते का शिकार तो कहीं अश्वमेध करते हुए आकृति अंकित कराई गई है। इसके अतिरिक्त वीणा वादक के रूप में भी कुमारगुप्त को सिक्कों पर देखा जा सकता है। तो छठा प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो आपके ऑप्शन है क विक्रमादित्य, ख कुमारगुप्त, ग हर्षवर्धन, घ कनिष्क। तो सही जवाब है दोस्तों ग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का साम्राज्य 590 से 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एकमात्र राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह एक हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शंशाक की मृत्यु के बाद वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों राजतरंगिणी तथा चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो 7वां प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आपके ऑप्शन है क मथुरा में, ख प्रयाग में, ग वाराणसी में, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों ख प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 646 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्षवर्धन शिव का भी उपासक था। प्रयागराज इलाहाबाद भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित एक नगर है। शहर का प्राचीन नाम प्रयाग या प्रयागराज है। हिंदू मान्यता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद सबसे प्रथम यज्ञ यहाँ किया था। इसी प्रथम प्र और याग अर्थात यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में किया गया है। हिंदी भाषा के प्रयाग का शाब्दिक अर्थ नदियों का संगम भी है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। अक्सर प्रयागों का राजा कहलाने के कारण इस नगर को प्रयागराज भी कहा जाता रहा है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है क बाणभट्ट, ख हर्षवर्धन, ग भास्करवर्धन और घ बिंदुसार। तो सही जवाब है दोस्तों क बाणभट्ट। बाणभट्ट राव 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्टराव जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट राव ने अपने हाथ में लिया। यह दोनों ही ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। तो 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों क हर्षचरित, ख रत्नावली, ग प्रियदर्शिका और घ नागानंद। तो सही जवाब है दोस्तों हर्षचरित। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में
एक थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। हर्षवर्धन ने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। उनके राज में सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। तो 10वां प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? आपके ऑप्शन है क फाहियान, ख इंसविंग, ग हेनस्यांग और ग मेगास्थनीज। तो सही जवाब है दोस्तों ग हेनस्यांग। हेनस्यांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। तो 11वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? आपके ऑप्शन हैं क बैरोमीटर, ख मिलीमीटर, ग वोल्टमीटर, घ डेकामीटर। तो सही जवाब है दोस्तों क बैरोमीटर। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारे का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवांजेलिस्टा टॉरिसेली हैं। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो तो यह आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है, और अगर यदि धीरे धीरे कम हो तो यह वर्षा की संभावना को व्यक्त करता है, और यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि हो तो यह साफ मौसम की भविष्यवाणी करता है। तो 12वां प्रश्न है दोस्तों, अमीबा में कुल कितने शेल अर्थात कोशिकाएं होती हैं? तो आपके ऑप्शन है क 1, ख 2, ग 3, घ 4। तो सही जवाब है दोस्तों क 1। अमीबा जैव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है तथा इस वंश के सदस्यों को भी प्राय अमीबा ही कहा जाता है। अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रजीव अर्थात प्रोटोजोआ है जिसकी अधिकांश जातियां नदियों, तालाबों, मीठे पानी के झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों आदि में पाई जाती हैं। यह ज़्यादातर सूक्ष्म जीव होने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां जैसे पैलोमाइक्स पालिस्ट्रिस है जो आकार में लगभग 5 मिलीमीटर तक बढ़ सकती हैं। अगस्ता जोहान रोसेल वॉन रोसेनहाउ ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन छोटे जीवों की खोज की थी। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, यह है आपके सामने, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? आपके ऑप्शन है क 1963 में, ख 1964 में, ग 1965 में, घ 1966 में। तो सही जवाब है दोस्तों क 1963 में। भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड असम के अंतर्गत था, लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे। इसी कारण से वे किसी केंद्रीय सरकार से जुड़ना चाहते थे। सन 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और सन 1957 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई, जिसके अंतर्गत नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 13वां राज्य बना। तो अब प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शन है क जलगांव, ख मालीगांव, ग फुलेरा, घ मालाखेड़ा। तो सही जवाब है दोस्तों ख मालीगांव। मालेगांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले का एक शहर है। यह एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है। मालेगांव को महाराष्ट्र के टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है। मालेगांव नासिक शहर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उत्तरी महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहरों में से एक है। मालेगांव गिरना और मौसम नदियों के संगम पर बसा हुआ है।
जो 438 मीटर की ऊंचाई पर है तथा राजधानी मुंबई से 280 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो 15वां प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है क राष्ट्रपति, ख मुख्य न्यायाधीश, ग प्रधानमंत्री, घ राज्यपाल। तो सही जवाब है दोस्तों घ राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति उसके अंदर निहित होती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी तथा मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा के लिए हमारे चैनल राकेश आर्या एजुके को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट